Hello student, welcome to online lecture series on analog circuits ETC semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram, and this is lecture number 9 of unit 2. We will cover the following topics in this lecture series. The topic we discuss in this lecture the regarding power amplifier definition, the introduction to different types of power amplifiers, and we will discuss the first amplifier type, that is class A power amplifier, in brief. Okay students, so let's start our topic of first introduction to power amplifier. So student, in power amplifier, as you know, these are also called as large signal amplifiers, and it is the last stage in the multi-stage amplifier. So this is very important for the university examinations students. Most important questions will be asked from these sections. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है जिसे हम पावर एम्पलीफायर को पढ़ रहे हैं, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर लास्ट सेक्शन है. तो पावर एम्पलीफायर को डिफाइन किया गया कि ये है एबिलिटी ऑफ एन एम्पलीफायर टू कन्वर्ट द अवेलेबल आउटपुट डीसी पावर इनटू अ एसी सिग्नल पावर विद द इंटरेक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पावर एम्पलीफायर में है क्या, वो इस जो है डेफिनेशंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पावर एम्पलीफायर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर टू कन्वर्ट द अवेलेबल आउटपुट डीसी पावर इनटू एसी सिग्नल पावर विद द इंटरेक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल. ओके, अब बात करें स्टूडेंट की, चूँकि यहाँ डिस्कशन किया गया कि ये पावर एम्पलीफायर को लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी कहा जाता है क्योंकि ये लास्ट स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर आता है. तो अगर हम डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर के बीच में क्या डिफरेंस है. तो जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट कि अगर हम इसको थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल जो है कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो वेरी स्मॉल हैं, यानी माइक्रो वोल्ट और फ्यू मिली वोल्ट, 10⁻⁻6 वोल्ट से लेकर 10⁻⁻3 वोल्ट. जबकि आप लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर की बात करें स्टूडेंट, तो जहाँ पे जो इनपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड्स हैं वो वेरी लार्ज हैं, यानी ग्रेटर देन 1 वोल्ट. तो आप ये देख रहे हैं कि कितना इसमें बड़ा डिफरेंस है कि 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻3 के रेंज के जो जितनी वोल्ट्स इनपुट सिग्नल आप देंगे वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के अंदर आते हैं. जबकि लार्ज सिग्नल एम्पलीफिकेशंस में आप देखते हैं कि जो इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 वोल्ट रहता है. ओके, दूसरा अगर बात करें स्टूडेंट कि जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है वो लीनियर ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि आपका जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है वो दोनों ऑपरेट मोड के लिए यूज़ किया जाता है, लीनियर एंड लो लीनियर नेचर के लिए. अगर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें स्टूडेंट्स स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में, तो आप देख रहे हैं जैसे कि ZI, R0 एंड फाई, these are the important parameters which are used in our small signal amplification. और यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट तो देखेंगे कि यहाँ जो है important specifications are power conversion efficiency, that is eta, and output power, distortion at the output. So these are the some important parameter specifications when you talk about the large signal amplifications. Fourth one is, if we talk about the small signal amplifications, then it is used for mathematical analysis. जबकि ये जो है ग्राफिकल एनालिसिस है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशंस में हम जो एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल बेस्ड है, जबकि ये क्या है, ग्राफिकल बेस्ड है. तो स्टूडेंट्स स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन लार्ज सिग्नल एम्पलीफिकेशन के ऊपर शॉर्ट अगर डिफरेंस आ जाता है तो हम यहाँ से उसको कवर अप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें स्टूडेंट कि सपोज इफ पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी ईटा यदि आपकी 25% है, तो ये क्या इंडिकेट करती है. इसका मतलब है कि 25% ऑफ द अवेलेबल आउटपुट डीसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू अ एसी सिग्नल पावर एंड बैलेंस 75% ऑफ डीसी पावर इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो दिस इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि हमने जो अभी डेफिनेशन अभी पावर एम्पलीफायर की करी कि जो अवेलेबल आउटपुट है वो डीसी वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें. ये देखिए इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि क्योंकि आपका जो 25% है अगर पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी, तो वो कितने में हो गया, 25% ऑफ द अवेलेबल आउटपुट डीसी पावर, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, एसी सिग्नल आउटपुट पावर में.
तो बैलेंस जो आपका 75% बचा है वो क्या बच गया स्टूडेंट, वेस्ट हो गया, यानी कि टोटल वेस्ट, और वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट वहाँ से हो गया। तो पावर ट्रांजिस्टर्स में ये जो हीट डिसिपेट हो रही है ये किसके थ्रू हो रही है स्टूडेंट, हीट सिंक के थ्रू हो रही है। ओके, तो हीट सिंक विल बी अब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द ट्रांजिस्टर बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन प्रोसेस। जैसे आप देख रहे हैं कंडक्शन प्रोसेस जब ट्रांजिस्टर में चलता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वन साइड टू अनदर साइड, तो हीट का डिसिपेशन होना वहाँ जनरल होता है। तो हीट सिंक जब भी होगा तो वो किसके थ्रू होगा, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा स्टूडेंट थर्मल रन अवे। तो थर्मल रन अवे में देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, ट्रांजिस्टर के बेस साइड पर हमने एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है, आईसी पे आप क्या करेंगे, अपने आउटपुट को कलेक्ट करेंगे। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू द एक्सेस हीट प्रोड्यूस इन द डिवाइस इज कॉल्ड थर्मल रन अवे। तो ये कहता है कि यदि एक्सेस हीट यदि प्रोड्यूस्ड हो जाए ट्रांजिस्टर के अंदर, तो उस सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, थर्मल रनअवे कहते हैं। थर्मल रनअवे होता क्यों है, ड्यू टू द आईसीओ। आईसीओ क्या था, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और बीजेटी सफ़र्स फ्रॉम थर्मल रनअवे, क्योंकि बीजेटी में आप जैसे कि देखते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। फेट की बात करें तो देर इज़ नो थर्मल रनअवे। तो जैसे यही, क्योंकि बीजेटी के एडवांस वर्जन में फेट आगे आता है, ठीक है ना। तो कंडीशन टू एलिमिनेट थर्मल रनअवे वो क्या हो सकती है, तब क्यू पॉइंट, जैसे हम क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं ट्रांजिस्टर की, तो मस्ट बी सिलेक्टेड सच दैट कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन 2 VCC डिवाइड बाय 2। ओके, तो this is the condition. If this condition is satisfied, the thermal runaway problem completely removed। जैसे कि आप देख रहे हैं कि PC का मतलब क्या है, मैक्सिमम कलेक्टर पावर डिसिपेटेड इन वाट्स, TJ, दिस इज द जंक्शन टेम्परेचर कलेक्टर इन डिग्री सेल्सियस, एंड थीटा इज नथिंग बट द थर्मल रेजिस्टेंस। तो यूनिट इसको हम देखेंगे तो डिग्री पर वाट आएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो थर्मल जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो सरफेस एरिया से मतलब जैसे आप कलेक्टर को अगर और बढ़ाओगे तो ज़्यादा हीट डिसिपेट होएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिस्टर कैन एंटर इनटू अ थर्मल रनअवे प्रॉब्लम इस, यदि ये कंडीशन, जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछली कंडीशन में देखा कि ये लेस देन है, अब अगर ये ग्रेटर देन हो जाएगी तब ये ट्रांजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगी, थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा ट्रांजिस्टर डिस्ट्रक्ट होने की कंडीशन में पहुंच जाएगा। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और भी स्टूडेंट की पावर एम्पलीफायर्स आर जनरली डिजाइंड विद बीजेटी एंड द ट्रांजिस्टर्स आर कनेक्टेड ओनली इन सीई मोड एंड दिस इज टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब बीजेटी की मदद से आप पावर एम्पलीफायर्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो सीई मोड में हम इसको अप्लाई करते हैं, और सी मोड में अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हम हैंडल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये तो हुई बात आपके जो है पावर एम्पलीफायर की डिस्क्रिप्शन की बात की, वो कैसे किस चीज़ को पावर एम्पलीफायर में कहाँ स्थान दिया गया है, कहाँ इसकी पोजीशन है, क्या डेफिनेशन है। प्लस उसमें हमने ये भी देखा कि थर्मल रन अवे की कंडीशंस जो है ज़्यादा जनरली अराइज होती है, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कंडीशन है जहाँ ट्रांजिस्टर अपने आप जो है ख़त्म हो जाता है। आगे यदि हम बात करें स्टूडेंट पावर एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन या टाइप्स की, तो सबसे पहला जो एम्पलीफायर की बात करेंगे स्टूडेंट तो वो है क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसका जो ऑपरेशन है स्टूडेंट वो क्या होगा देखिए। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा कि द आउटपुट करंट कलेक्टर फ्लोज फॉर द एंटायर 360 डिग्री ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो जितना भी आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट के 360 डिग्री तक वो क्या है, फ्लो होता रहता है। तो मैक्सिमम, चूँकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 25% है, तो इट इज़ द लोएस्ट वैल्यू। तो क्यू पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेंटर डीसी लोड लाइन VCC इज इक्वल टू VCC/2, और ये कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन ग्रेटर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर डिस्ट्रक्शन पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी फिक्स्ड हैं।
तो एडवांटेज क्या रहेगा इसमें, जैसे कि आप देखते हैं कि क्लास ए ऑपरेशन के अंदर जो वीसीई की वैल्यू है वो हमेशा इक्वल रहती है वीसीसी डिवाइड बाय 2 की। ओके, तो एडवांटेज क्या है इसमें कि नो डिस्टॉर्शन एट द आउटपुट, नो नॉइस इंटरफेरेंस, एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी, यानी क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और थर्मल रनवे की कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वीसी जो है इक्वल टू वीसीसी डिवाइड बाय 2 है, तो एफिशिएंसी 25% अचीव हो जाती है। तो देखें तो क्लास ए एम्पलीफायर इज़ बेस्ट। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो मैक्सिमम जो ईटा है वो 25% है, तो हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। और पावर ड्रेन का जो है इसमें इंट्रोडक्शन, वो इसमें बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेशंस। एप्लीकेशन की बात करें स्टूडेंट, तो इस तरह के क्लास ए ऑपरेशन वाले एम्पलीफायर वाइडली यूज होते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में, दैट इज वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर बोथ। तो ये इसकी मेजर एप्लीकेशन हुई। अब बात करें स्टूडेंट, तो ये एक बड़ा इसका एप्लीकेशन है जो कि फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में या ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में आप क्लास ए एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट। और अगर हम बात करें कि इसका जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि ये क्योंकि 25% एफिशिएंसी है वो फिक्स्ड है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, तो एफिशिएंसी के मामले में ये थोड़ा सा लो बैठता है। ओके, अब बात करें स्टूडेंट हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है? इट इज़ द कलेक्टर करंट ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर विच इज सब्जेक्टेड टू फोरियर सीरीज एनालिसिस। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है कि इफ द कलेक्टर करंट ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर इज सब्जेक्टेड टू फोरियर सीरीज एनालिसिस वी गेट आई सी इज इक्वल टू आई सी प्लस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 cos omega t प्लस b2 cos omega 2t एंड सो ऑन। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि IC प्लस बीटा नॉट ये हमारे क्या है, डीसी कोएफिशिएंट या डीसी कंपोनेंट ऑफ द करंट। बाकी जो cos ओमेगा t लग रहा है वो सारे हमारे क्या है, हार्मोनिक्स हैं। तो B1 cos ओमेगा t जो है वो हमारा फर्स्ट हार्मोनिक कंपोनेंट है या फंडामेंटल कंपोनेंट है। B1 की बात करें, B1 cos ओमेगा t में B1 की बात करें तो पीक करंट ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, यानी कि पीक जो वैल्यू होगी वो B1 बताएगा। इसी तरीके से B2 क्या बताएगा, सेकेंड पीक करंट ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक एंड सो ऑन। और इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट की जो पहला पीक होता है वो हमेशा हाई रहता है एज कम्पेयर टू अदर पीक। तो इसका मतलब है कि Bn की वैल्यू जो है हमेशा स्मॉल रहेगी, यानी कि मैं अगर आपको समझाने चाहूँ वेव फॉर्म से तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि ये B1 है तो ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है। तो आप देख रहे हैं कि B1 की वैल्यू फर्स्ट पीक, ये फर्स्ट पीक है, ये क्या ग्रेटर देन B2 यानी कि सेकेंड पीक से। ओके, तो एज द हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक कंपोनेंट डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है हार्मोनिक कंपोनेंट्स का वो डिमिनिश हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कंपोनेंट वाइज की कैसे डिमिनिश हो रहे हैं, B1 की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू B2 एंड सो ऑन। तो सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होगा, D2 इज इक्वल टू B2 बाई B1 का मॉड। इस तरीके से हम ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो दैट इज़ द VBE एंड IB का जो करेक्ट वो जो ग्राफ है वो किस तरीके से दिखता है कि आप लीनियर पोर्शन आप देख रहे हैं और डेट इज़ जो ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं डेट इज़ अ नॉन लीनियर नेचर। तो ये इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है कॉमन एमिटर मोड में ट्रांजिस्टर की। ओके, इन ए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर सिग्नल इज ऑपरेटेड ओनली इन द लीनियर पोर्शन ऑफ द इनपुट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन के अंदर यदि आपको ऑपरेट करना है तो हमेशा लीनियर पोर्शन के अंदर ही जो इनपुट का उस करेक्टरिस्टिक के अंदर ही ऑपरेट होगा। जैसे कि लीनियर पोर्शन आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, शार्प पीक राइज ले रहा है। ओके स्टूडेंट, and therefore the reproduction of input signal is excellent and there is no distortion at the output due to the linear characteristics। तो linear characteristics की वजह से आपको जो है एक इनपुट जो सिग्नल है वो एक्सेलेंट क्वालिटी का दिखेगा, जिसमें कि आपको कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी ड्यू टू द लीनियर करेक्टरिस्टिक्स।
In a power amplifier, input signal amplitude are very large and therefore the signal is forced to operate in a non-linear portion. अब वो कहता है कि यदि पावर एम्पलीफायर की बात करें स्टूडेंट, तो इनपुट सिग्नल्स एम्पलीट्यूड जो होती है वो बड़ी लार्ज होती हैं और उनको ऑपरेट होना होता है किसमें, नॉन लीनियर पोर्शन के अंदर. तो देयर फोर वी गेट हार्मोनिक्स इन द आउटपुट एंड द आउटपुट विल बी डिस्टॉर्टेड. तो जैसे कि आप देखिए पावर एम्पलीफायर के अंदर क्योंकि इनपुट सिग्नल के अंदर एम्पलीट्यूड हाई रहती है और वो नॉन लीनियर ऑपरेशन के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ऑपरेट होती हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वी गेट हार्मोनिक्स इन द आउटपुट एंड द आउटपुट विल बी डिस्टॉर्टेड. ओके, तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. इट इज ड्यू टू द ऑपरेटिंग द इनपुट सिग्नल ओवर द नॉन लीनियर पोर्शन ऑफ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व. अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट फंडामेंटल पावर, फंडामेंटल पावर P1, यानी कि अगर मैं कहूँ कि लेट P1 इज द पावर डिलीवर्ड टू द लोड बाय द फंडामेंटल कंपोनेंट, तो फंडामेंटल कंपोनेंट के द्वारा यदि P1 हमारा क्या है, पावर डिलीवर्ड हुआ है लोड को, तो उसकी वैल्यू कैसे निभाएंगे, P1 इज इक्वल टू B1 यानी कि फर्स्ट जो हमारा पीक आया था डिवाइड बाय रूट टू कितना, 1/√2 यानी 0.707, 1 डिवाइड बाय रूट 0.707 का स्क्वायर इंटू R0. तो ये वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट P1 इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर R0 बाई 2 वॉट्स. तो इतना वैल्यू आपको पावर डिलीवर हो जाएगा लोड पर. अब स्टूडेंट अगर बात करें टोटल हार्मोनिक पावर PT की, तो लेट PT इज द पावर डिलीवर टू द लोड बाय मींस ऑफ ऑल द हार्मोनिक कंपोनेंट्स. जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये तो हुई बात एक पावर कंपोनेंट की, ये जो हमने B1 स्क्वायर R0 R2 निकाला है. और अगर हमें टोटल निकालने हो तो कितने होंगे, जो जितने हमारे पास पीक्स होंगी. तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि R0 तो हमेशा सेम रहेगा लोड, तो कंपोनेंट B1 B2 B3 की क्या होंगे, इनकी वैल्यू चेंज होगी. तो इस तरीके से मैंने क्या किया, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R0 वॉट्स हमारा हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो B1 अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट कि यदि हम इसमें से अगर कॉमन निकालने कुछ B1 स्क्वायर बाई 2, तो आप देखेंगे कि 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब का स्क्वायर प्लस D4 का स्क्वायर इंटू P1, क्योंकि B1 स्क्वायर R02 क्या होता है, P1 ही होता है. तो रिलेशन बिटवीन टोटल पावर एंड फंडामेंटल पावर का जो ये रिलेशन है, ये हमारे को मिल जाता है 1 प्लस डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ P1 वाट. ओके, तो ये हमें मिल जाता है रिलेशन जहाँ पे D इज इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब का स्क्वायर प्लस D4 का स्क्वायर डॉट 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 टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, जिसे हम THD के नाम से जानते हैं. अब वो कहता है कि यदि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन गेट kept less than or equal to 10%, then total harmonics power delivered to the load is almost equal to the fundamental power. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि THD को हमने लेस और देन या इक्वल टू कर दिया 10% यानी 0.1%, तो टोटल हार्मोनिक पावर डिलीवर टू द लोड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फंडामेंटल पावर. तो मोर देन 99% इज डिलीवर्ड टू द लोड ओनली टू द बाय द फंडामेंटल कंपोनेंट. तो 99% जो पावर है वो डिलीवर टू द लोड है, यानी R0 सेक्शन पे हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द brief introduction to power amplifier definition and its type, first type, that is class A operation, and I discuss also the total harmonic distortion, fundamental power, fundamental load. इस तरीके से हमने ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो निकाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पूछ देता है स्टूडेंट. तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये टॉपिक पसंद आया, आई होप कि स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आया होगा. और आप तो इस लेक्चर में हम लोगों ने हम लोगों ने टोटल पावर डिस्टॉर्शन. So student, in this lecture we discuss the classification of power amplifier, that is class A amplifier, its advantage, disadvantage, application, and how it is operated. Second is the definition of the power amplifier. We also distinguish single amplifier and large scale amplifier. Also we discuss the harmonic distortion and fundamental power, total harmonic distortion in brief.
सो स्टूडेंट आने वाले लेक्चर्स में इनकी टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफिकेशन की बात करेंगे कि और कितने कितने टाइप के हमारे पावर एम्पलीफायर होते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर के लिए थैंक यू।